Assalamu alaikum students. Today is 4th May and the time is 1 o'clock and we are going to discuss about normalization. So, previous lecture में हमने थोड़ा सा normalization को टच किया था. So, आज हम इसको डिटेल में देखेंगे कि what is normalization is. So, नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं. अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, सो नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी रिमूव डेटा रिडंडेंसी. ठीक है, आप डेटा रिडंडेंसी कैसे रिमूव करते हैं? वी रिमूव डेटा रिडंडेंसी बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वन टेबल इनटू मल्टीपल टेबल्स. ओके, तो प्रोसेस ये है कि हम वन टेबल को मल्टीपल टेबल्स में डिकम्पोज करते हैं. ठीक है, डिवाइड करते हैं और फिर उससे हम देखेंगे कि हमारी जो डेटा रिडंडेंसी है वो रिमूव हो जाएगी. तो कि डेटा रिडंडेंसी होगी तो आपकी एक तो स्पेस यूटिलाइज होगी, ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस यूटिलाइज होगी, नंबर वन. नंबर टू, उसमें आपके पास इंसर्शन, अपडेट और डिलीट अनोमलीज जो हैं वो आ सकती हैं. ओके, तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़रूरी है कि हम डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करें. ओके, तो ये तो इसके एडवांटेजेस हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के. व्हाट इज अ डिसएडवांटेज और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस? एक तो डिसएडवांटेज ये है इसका कि आपको पहले आप एक टेबल से सिंगल टेबल से डेटा लेके आ रहे थे, तो सिंगल टेबल से डेटा लेके आना इट इज़ क्वाइट एफिशिएंट एज कम्पेयर टू मल्टीपल टेबल से डेटा लेके आना. क्यों? क्योंकि कि डेटाबेस जो है वो डिस्क के ऊपर होती है, हार्ड डिस्क के ऊपर फाइल्स की शेप में स्टोर होती है. ओके, तो अगर आपने डेटाबेस को एक्सेस करना है तो आप बेसिकली कोई कोई पेज जो है वो लोड कर रहे होते हैं मेमोरी में. जिस जिस टेबल की जिस टपल को आपने एक टपल को भी आपने एक्सेस करना है, तो वो जिस फाइल में जो पेज होगा उसका जो मेमोरी में लोड होगा वो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है, अगर आप जितनी टपल्स एक्सेस करते हो उसी हिसाब से उतने पेजेस जो हैं वो एक्सेस होंगे. तो अगर सेम हम टेबल की बात करें, एक टेबल की बात करें, तो उसके जो नंबर ऑफ पेजेस हैं तो वो कंसेक्टिव होंगे. ठीक है, फाइल जो है वो कंसेक्टिव जो है वो पड़ी पड़ी हो सकती है. लेकिन जब अगर हम बात करें मल्टीपल टेबल्स की, तो मैनी टेबल्स जो हैं उनके पेजेस डिफरेंटली जो है ना वो एक डिफरेंट प्लेसेस पे होंगे. तो दो टेबल्स को जब एक्सेस करेंगे तो डिफरेंट पेजेस मेमोरी में लोड करने पड़ेंगे. मींस ज़्यादा पेजेस जो हैं, डिस्टिंक्ट पेजेस जो हैं वो मेमोरी में लोड करने पड़ेंगे, नंबर वन. नंबर टू, आपको क्यूरी को दो डिफरेंट टेबल से या तीन डिफरेंट टेबल से डेटा लेके आने के लिए जॉइंस लगाने पड़ेंगे. तो ये दो डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी जो क्यूरी है वो स्लो हो जाती है अगर हम मल्टीपल टेबल से डेटा लेके आते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल टेबल. ओके, तो ये मैंने आपको कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो मैंने बताए हैं. ठीक है, सो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो होता गया है, उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. इट वर्क्स थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म्स. ओके, तो ये मैं ऊपर बता चुका हूँ कि ये जो है ये बेसिकली आपका टेबल का स्ट्रक्चर जो है उसको करेक्ट करती हैं टू मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसीज. ठीक है, और ऑब्वियसली जब डेटा रिडंडेंसी नहीं होगी तो इट हेल्प्स आउट टू एलिमिनेट डेटा अनोमलीज. ओके, सो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से कौन कौन सी नॉर्मल फॉर्म्स हैं और उसमें हम बेसिकली करते क्या हैं. ठीक है, आई विल शेयर माई पेंट स्क्रीन विद यू. ओके, तो देर आर डिफरेंट स्टेजेस जिसको हम नॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं. ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की जो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है उसमें बेसिकली तीन चार टास्क हैं जो कि हम करते हैं. आपको आप टारगेट ये है कि आपके पास एक टेबल है. ठीक है, इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं. ओके, तो अब आपने इस टेबल के ऊपर जो टेबल T1 है इसके ऊपर आपने नॉर्मलाइजेशन का पहला स्टेप जो है, जो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है, ये अप्लाई करनी है. तो इसमें आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने ये करना है कि इस टेबल में जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं उनको रिमूव करना है. मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास सपोज एट्रीब्यूट्स हैं कुछ A, B एंड C. ठीक है,
ए बी एंड सी। अब यहाँ पे आपने जो ए और बी की वैल्यू, सपोज यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो x है और कॉमा कॉमा y है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू जो है वो 2 3 है सपोज। सो जो कॉमा x कॉमा y है, इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा जो इस टपल की जो एक टपल में जो b की वैल्यू है वो x होगी और दूसरी टपल में x b की वैल्यू जो है वो y होगी। मींस a और c की सेम वैल्यूज के लिए b की एक वैल्यू जो है वो x होगी और फिर b की वैल्यू जो है वो y होगी। तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो इसको बेसिकली हमने सेपरेट सेपरेट करके दो डिफरेंट टपल्स में लिखना है। एक टपल में हमने x लिखना है और एक टपल में हमने y लिखना है। तो ये आपके पास जो टेबल कुछ इस तरह से बनेगा कि आप इसको कुछ इस तरह से मेंशन करोगे। तो यहाँ पे आपके पास ए एट्रीब्यूट है, ये आपके पास बी एट्रीब्यूट है और ये आपके पास सी एट्रीब्यूट है। तो ए की वैल्यू, ए की सेम वैल्यू के लिए और सी की सेम वैल्यू के लिए विच इज़ 23। सो यहाँ पे बी की वैल्यू जो है एक दफ़ा एक्स आएगी और यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे वैल्यू वाई आएगी। तो ये इसको कहते हैं कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो हमने रिमूव किए। तो पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स रिमूव करने हैं। अगर इस तरह से आपको एट्रीब्यूट में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मिलती हैं तो आपने उसके लिए दो डिफरेंट टपल्स जो हैं वो बनानी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई नल वैल्यू है, ठीक है, तो उसको आपने अप्रोप्रिएट वैल्यू से रिप्लेस करना है, ठीक है। वो अभी हम देखते हैं कि नल वैल्यूज, फॉर एग्जांपल अगर ए की वैल्यू दोबारा से यहाँ पे हम रिपीट करना चाहते हैं 1 ही, तो हम ये ब्लैंक खाली खाली छोड़ देते हैं और यहाँ पे बी की कोई डिफरेंट वैल्यू है जी और यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो फॉर एग्जाम्पल 44 है। तो जहाँ पे जो नल वैल्यू है यहाँ पे भी हम इसको रिप्लेस करेंगे 1 के साथ। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है 1 वैल्यू आ रही थी तो हमने इसको अप्रोप्रिएट वैल्यू जो है 1 के साथ ही इसको रिप्लेस कर देना। तो रिप्लेस नल वैल्यूज, ठीक है, नंबर 2। नंबर 3, अगर रिप्लेस करने से मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो हैं वो रिमूव करने से कोई टपल जो है वो रिपीट होता है तो उस टपल को आपने एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। टपल का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी रो जो है, अगर कोई रो सिंगल रो किसी और रो के साथ मैच कर रही है तो उसको आपने एक दफ़ा लिखना है, ठीक है, उसको 2 दफ़ा आपने नहीं लिखना, एलिमिनेट कर देना उसको। नंबर 4, आपने आइडेंटिफाई ऑल डिपेंडेंसीज, आपने डिपेंडेंसीज जो हैं वो आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। उसको हम कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज अभी देखते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज आप किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन, व्हाट आर द फंक्शनल डिपेंडेंसीज। सो आपके पास जिस तरह से ये एक सैम्पल है, सैम्पल रिपोर्ट लेआउट, ये एक्सेल की एक शीट है। तो एक्सेल की शीट से हम डेटा जो है वो डेटाबेस टेबल में, डेटाबेस में हम इसको पुश करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब एक्सेल का डेटा जो है जब हमारे पास आएगा तो वो कुछ टेबल की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ओके, यहाँ पे कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है, कॉमा सेपरेटेड कोई वैल्यू नहीं है कि सिंगल जो वैल्यू हो और कॉमा सेपरेटेड हो। तो यहाँ पे कोई कॉमा सेपरेटेड वैल्यू नहीं है तो लिहाजा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पे नल वैल्यूज यूज करती हैं, यहाँ पे ये नल वैल्यूज हैं तो इनको आपने अप्रोप्रिएट वैल्यूज, मतलब यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे भी 15 आएगा, यहाँ पे भी 15 आएगा, तो यहाँ पे एवरग्रीन आएगा, एवरग्रीन आएगा, एवरग्रीन आएगा। तो ये वैल्यूज जो है नल वैल्यूज आपने रिमूव कर देनी है। तो पहले 2 स्टेप्स तो हो गए कंप्लीट। उसके बाद अगर आपने देखना है कोई डुप्लीकेट टपल तो नहीं है, अगर कोई डुप्लीकेट टपल नहीं है तो वो आपने रिमूव कर देनी है। सो इस तरह से नल वैल्यूज जो हैं वो भी रिमूव हो जाएंगी, डुप्लीकेट वैल्यूज जो हैं, डुप्लीकेट टपल्स जो हैं वो भी रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर आपने जो नेक्स्ट टास्क है वो आपने ये करना है कि आपने इसमें से रिपीटिंग ग्रुप्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टास्क जो है वो आपने ये करना है कि आपने फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो है रिमूव करनी है। तो जब आप नल वैल्यूज रिमूव करोगे तो आपके पास जो डेटा होगा कुछ इस तरह से होगा। इसमें आप देख सकते हो कि सारी वैल्यूज जो हैं वो फिलअप हो चुकी हैं विद अप्रोप्रिएट वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट जो टास्क है ये है कि आपने डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई कैसे करनी है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई करनी है। आपके पास एट्रीब्यूट कुछ इस तरह से है
प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट नेम है, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, जॉब क्लास है, चार्जिंग आवर्स हैं और आवर्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। तो सबसे पहले आपने सारी की सारी डिपेंडेंसीज जो है आइडेंटिफाई करनी है। डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई करने में सबसे पहला टास्क ये है कि आपने प्राइमरी की आइडेंटिफाई करनी है। प्राइमरी की क्या होती है? इट इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच फंक्शनली डिटरमिन ऑल अदर एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट होता है, ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि दूसरे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रहे होते हैं रिलेशन में। तो रिलेशन में हमारे पास टोटल जो है यहाँ पे 7 एट्रीब्यूट्स हैं और 2 एट्रीब्यूट्स जो हैं ये कंपोजिट प्राइमरी की हम बना रहे हैं, प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नंबर। याद रहे कि एक से ज़्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती हैं, तो आपकी चॉइस है कि आप किसको जो है वो प्राइमरी की नॉमिनेट करते हैं। अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट कीज होंगी तो उसमें कोशिश करें कि जो इंटीजर टाइप एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप प्राइमरी की का पार्ट बनाएं। ओके, उससे ये होगा कि आपकी जो बाद का जो हमारी सर्चिंग हो रही होती है क्यूरीज की, उसमें सेलेक्ट क्यूरी में मोस्टली हम प्राइमरी की यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, वेयर क्लॉज में। तो जब हम प्राइमरी की बेस पे, की एट्रीब्यूट की बेस पे हम कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली अगर आपकी वो एट्रीब्यूट जो है वो इंटीजर एट्रीब्यूट है तो उसकी एग्जीक्यूशन फास्टर होगी एज कम्पेयर्ड अगर वो एट्रीब्यूट जो है वो स्ट्रिंग टाइप होगा। ओके, सो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे जो है ना ये प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नंबर जो है ये प्राइमरी की है। ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि आपने इन दोनों की यूनिक वैल्यू देखनी है थ्रू आउट द रिलेशन। जो है हर टपल में इनकी वैल्यूज जो है, दोनों की वैल्यूज जो है कंबाइनली यूनिक होनी चाहिए। ओके, अब आपने देखना है कि कौन सा जो एट्रीब्यूट है, सिंगल एट्रीब्यूट, वो किस एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है। तो इसमें प्रोजेक्ट नंबर जो है ये डिटरमिन कर रहा है प्रोजेक्ट नेम को। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि इस डिटरमिन करने का क्या मतलब है। सर प्रोजेक्ट नेम जी। सर ये हमारी क्लास ट्यूसडे और वेडनेसडे, सर मैं असल में मेरी क्लैश आता है इस क्लास में भी। ओके, सो सबसे पहले आपने जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ठीक है, वो अभी टाइप्स जो है हम देखते हैं। आपने सबसे पहले प्राइमरी की आइडेंटिफाई कर ली और चूंकि ये कंपोजिट प्राइमरी की है तो फिर आपने ये करना है कि अगर कोई की एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है, जैसे प्रोजेक्ट नंबर जो है जिसके नीचे अंडरलाइन हुआ है ये की एट्रीब्यूट है, और जो प्रोजेक्ट नेम है, एम्प्लॉय नेम है, जॉब क्लास है, चार्जिंग आवर्स हैं और आवर्स एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। और इसमें प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नंबर की एट्रीब्यूट्स हैं। अब अगर इंडिविजुअल की एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर रहा हो, डिटरमिन कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। ओके, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, इफ की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिटरमिनिंग अ नॉन की एट्रीब्यूट, जैसे कि प्रोजेक्ट नंबर जो है वो प्रोजेक्ट नेम को डिटरमिन कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। ओके, जैसे कि यहाँ पे भी है एम्प्लॉय नंबर जो है ये की एट्रीब्यूट है, ये एम्प्लॉय नेम को भी डिटरमिन कर रहा है, जॉब क्लास को भी डिटरमिन कर रहा है, चार्जिंग आवर्स को भी डिटरमिन कर रहा है। तो ये भी पार्शियल डिपेंडेंसीज होंगी। तो इफ की एट्रीब्यूट इज डिटरमिनिंग नॉन की एट्रीब्यूट, then that type of dependency is called partial dependency. Okay, and if a non की एट्रीब्यूट फंक्शनली डिटरमिन नॉन की एट्रीब्यूट, जहाँ पे जैसे कि जॉब क्लास जो है वो फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है चार्जिंग आवर को, तो that type of dependency is called transitive dependencies. Okay, so there are actually two types of dependencies जो कि आपने आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं और कौन कौन सी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि आप जैसे प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नंबर है, इसको आप ऊपर से मेंशन कर दें। ये जो एरो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी की को। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर वाले जो एरोज हैं ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि बाकी सारे के सारे जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो फंक्शनली डिपेंडेंट हैं प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स के ऊपर। ओके, तो ये ऊपर वाले एरोज हैं ये जस्ट प्राइमरी की के लिए प्राइमरी की रिप्रेजेंटेशन है। ओके, जो नीचे वाले एरोज हैं ये वाले ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज और पार्शियल डिपेंडेंसीज की रिप्रेजेंटेशंस हैं। ओके,
तो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में इतना ही था कि फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में आपने क्या करना है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो हैं उसको रिमूव करना है, नल वैल्यूज जो हैं उसको रिप्लेस करना है अपने अप्रोप्रिएट वैल्यूज के साथ, डुप्लीकेट टपल्स जो हैं उसको आपने एलिमिनेट करना है, और नंबर 4 आपने जितनी भी आपने प्राइमरी की आइडेंटिफाई करनी है और बाकी जितनी भी फंक्शनल आइडेंटिफाई डिपेंडेंसीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। ओके, ये होगी फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में हम ये करते हैं कि हम जो पार्शियल डिपेंडेंसी है उसको रिमूव करते हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी तब रिमूव होगी जब हम एक टेबल को एक से ज़्यादा टेबल्स में डीकम्पोज करेंगे, ठीक है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो रिमूव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कितने डिफरेंट टेबल्स बनेंगे जब हम पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो उसको रिमूव करेंगे। पार्शियल डिपेंडेंसी में ये होगा कि आपके जो की एट्रीब्यूट्स, जो इंडिविजुअली की एट्रीब्यूट, ये पार्शियल डिपेंडेंसी है जिसमें प्रोजेक्ट नंबर जो है वो प्रोजेक्ट नेम को डिटरमिन कर रहा है, ठीक है, तो इसका एक, इन दोनों एट्रीब्यूट्स का एक सेपरेट जो है वो टेबल बनेगा, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्ट नंबर जो है सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है, प्रोजेक्ट नेम को, तो इसका अलग से एक टेबल बनेगा। ओके, इस तरह से जो दूसरा की एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय नंबर, ये एम्प्लॉय नेम को भी डिटरमिन कर रहा है, जॉब क्लास को भी डिटरमिन कर रहा है और चार्जिंग आवर को भी डिटरमिन कर रहा है। तो इनका एक अलग से सेपरेट जो है ये 4 एट्रीब्यूट्स का एक सेपरेट टेबल बनेगा। ओके, बाकी इन 4 एट्रीब्यूट्स का भी टेबल बन गया सेपरेट, इन 2 एट्रीब्यूट्स का भी टेबल सेपरेट बन गया। ओके, तो बाकी ये वाला एट्रीब्यूट रह गया जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपोजिट प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि एम्प्लॉय नंबर एंड प्रोजेक्ट नंबर, इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एम्प्लॉय नंबर, प्रोजेक्ट नंबर और आवर्स, इन तीनों एट्रीब्यूट्स का एक अलग से टेबल बनेगा। तो ये जो एक टेबल है, एक रिलेशन है, ये 3 डिफरेंट रिलेशंस में डीकम्पोज होगा। वो कैसे डीकम्पोज होगा वो मैंने अभी आपको बता दिया कि पार्शियल डिपेंडेंसी की बेस पे ऊपर आपने क्या करना है, जो जो एट्रीब्यूट जहाँ जहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी है वो आपने उसका टेबल ही अलग से बनाना है। ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी है, इसका आपने अलग से टेबल बनाना है। ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी है, इसका आपने अलग से टेबल बनाना है। मींस जो एट्रीब्यूट सेम की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे उनका आपने अलग से टेबल बनाना है। और उसमें याद रहे कि उसमें बेसिकली प्राइमरी की उस टेबल में होगी जो कि ये वाला टेबल होगा, इसमें प्राइमरी की होगी हमारे पास एम्प्लॉय नंबर, और ये जो टेबल होगा इसमें हमारे पास प्राइमरी की होगी प्रोजेक्ट नंबर, और बाकी जो तीसरा टेबल होगा उसमें दोनों ही प्राइमरी की होंगी, प्रोजेक्ट नेम नंबर और एम्प्लॉय नंबर, ये कंपोजिट प्राइमरी की होगी, और उसमें तीसरा एट्रीब्यूट्स होगा आवर्स। ओके, तो इस तरह से 3 टेबल जो हैं वो आपके पास बनेंगे, जो कि यहाँ पे उसने मेंशन किए हुए हैं कि पहला टेबल जो बनेगा वो बनेगा प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। दूसरा टेबल बनेगा एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब क्लास और चार्जिंग आवर्स। ओके, और इसमें आपने उसकी जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है उसको मेंशन करना है कि ये इसकी जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। जॉब क्लास जो है ये नॉन की एट्रीब्यूट है और ये नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है, फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। ओके, और जो तीसरा थर्ड टेबल बनेगा वो है एम्प्लॉय नंबर, प्रोजेक्ट नंबर, और ये चार्जिंग आवर्स को बेसिकली जो है वो डिटरमिन कर रहा है। तो ये 3 डिफरेंट टेबल्स बनेंगे। तो जब आप 3 डिफरेंट टेबल्स बनाएंगे तो उसमें आप देखोगे कि उसका डेटा जो है वो रिमूव हो जाएगा। जो रिडंडेंट डेटा है वो किस तरह से रिमूव होगा, वो इस तरह से रिमूव होगा, जब उस टेबल का हम प्रोजेक्ट नंबर और यहाँ पे बेसिकली ये तो उसने कंप्लीट थर्ड नॉर्मलाइजेशन के बाद उसने जो है ना इसको रिप्रेजेंट किया। तो थर्ड नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्म है उसको भी हम देख लेते हैं। थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है रिमूव करते हैं। तो यू नो कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो सिर्फ इस टेबल में थी। अब ये वाला जो सेकंड टेबल है इसमें हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, बाकी इसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, और इस टेबल में भी कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब क्लियर होना चाहिए कि नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है। ओके, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो सिर्फ इस टेबल में हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको हमने रिमूव करना है।
इसको रिमूव करने का मतलब पता क्या है? इसको रिमूव करने का मतलब ये है कि जॉब क्लास और चार्जिंग आवर्स, इनका एक अलग से टेबल बनेगा। जॉब क्लास और चार्जिंग आवर, इसका इन दो एट्रीब्यूट्स का अलग से टेबल बनेगा, जिसमें जॉब क्लास जो है वो प्राइमरी की होगा। ओके, और इस टेबल में एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और जॉब क्लास आएगा, दैट्स इट। ये वाला एट्रीब्यूट है ये नहीं आएगा, इस टेबल का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका हमने अलग से टेबल बना दिया इन दोनों एट्रीब्यूट्स का। ओके, तो इसको ये बेसिकली ये टेबल जो है सेकंड वाला, ये दो टेबल्स में डिवाइड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसमें एक टेबल जो है वो ये वाला बनेगा, जॉब क्लास और चार्जिंग आर, जो कि जिनकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। और एक टेबल जो है ये वाला बनेगा, जॉब एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और जॉब क्लास। ओके, तो इस तरह से ये जो ओरिजिनल टेबल था वो 4 डिफरेंट टेबल्स में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म थी जिसमें हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है रिमूव करते हैं। जब हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव हो जाएगी तो हमारे पास एक टेबल ये बनेगा, सेकंड टेबल जो है वो दो टेबल्स में डिवाइड हो जाएगा, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और जॉब क्लास एक टेबल ये बनेगा, और जॉब क्लास और चार्जिंग आर एक टेबल ये बनेगा। इसमें हमारे पास जॉब क्लास जो है वो प्राइमरी की बन जाएगी। ओके, और ये जो थर्ड टेबल है ये एज इट इज ऐसे ही है। तो ये चार टेबल्स हमारे पास जो है थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के बाद आ जाएंगे। तो ये किस तरह से आएंगे ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बता चुका हूँ कि आपने किस तरह से इसको डिकम्पोज करना है। ओके, तो अब वो डेटा जो है जो हमारे पास जो इस तरह से आएगा, जो ओरिजिनल टेबल होगा उसका जब डेटा है वो कुछ इस तरह से आएगा कि प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम और एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, ये इसका जब आप डेटा फिल करोगे तो कुछ इस तरह से डेटा जो आएगा। मींस 15 के अगेंस्ट जो एवरग्रीन है वो एक दफ़ा ही लिखा जा रहा है, 18 के अगेंस्ट जो एम्बर वेव्स है वो एक दफ़ा लिखा जा रहा है। ठीक है, तो डेटा रिडंडेंट डेटा रिमूव हो गया। इस तरह से अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन में भी जॉब टाइटल्स जो हैं वो एक दफ़ा आए हैं। प्रोग्रामर प्रोग्रामर एक दफ़ा आ रहा है, हमने सिर्फ प्रोग्रामर को एक दफ़ा लिखा है, सिस्टम एनालिस्ट को एक दफ़ा लिखा है, डेटाबेस डिज़ाइनर को एक दफ़ा लिखा है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम जो रिडंडेंट डेटा था वो हमने रिमूव कर दिया है वन बाय वन। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर स्टूडेंट, सर कल हमारी वो लैब भी तो होती है, तो लैब की मैं भी क्यूज है उसमें ही होगा। लैब की टाइमिंग टाइमिंग क्या है? लैब की टाइमिंग क्या सर है? 2 यही बजे टाइमिंग तक है है, सर 12 से 2 बजे तक। हाँ जी, तो मैंने इस 12। वजह से 4 बजे रखा हुआ है क्विज। सही है सर सर। एमसीक्यूज होंगे? हाँ जी, सर क्विज सिर्फ जो है एमसीक्यूज होंगे ना? हाँ क्विज जो है वो 4 PM पे होगा, उसका कोई क्लैश नहीं है आपके साथ। सर कितने एमसीक्यूज हैं? ओके सर। सर जी सर वो जो हमारा क्विज होगा तो हमें मार्क्स में फौरन चल जाएंगे हमारे। हाँ जी, फौरन ही जी। पता चल जाएंगे। वो आपको बताएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है, उसका आंसर भी करेक्ट आंसर भी बताएगा, अगर कोई पार्शियली करेक्ट है तो वो भी बताएगा। और नीचे सर एक्सीलेंट भी लिख के देंगे। हाँ जी, अगर आपके पूरे फुल मार्क्स 4 आएंगे बजे तो। से लेके कब तक है सर ये आज? कल 4 PM पे है जी और 4:30 तक होगा, मतलब आधा घंटा रखिए अपने पास। सर 10 एमसीक्यूज होंगे कि 20? अभी मैंने बनाया नहीं है कि भाई कितना होंगे, 10 होंगे कि 15 होंगे, तो इतने ही होंगे, सर 10 से बना 15। देते, हमें बता देते आप, हम तो तैयारी कर लेते। तैयारी करें ना आप, रिलेशनल अलजेब्रा और एसक्यूएल की तैयारी करें। नेक्स्ट हर वीक में अब ट्यूसडे को 4 बजे क्विज हुआ करेगा आपका। नेक्स्ट वीक में सर ये क्या बात हुई? डेटा मॉडलिंग और ये जो है ना नॉर्मलाइजेशन का, इसका जो नेक्स्ट वीक में क्विज हुआ करेगा, नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे रमजान को। मुबारक। फिर आप असाइनमेंट्स नहीं देंगे? असाइनमेंट्स जो है वो ना चेक करना बहुत ना हेडिक वाला काम है, मुश्किल है। 87 लोग बस हैं मेरे ठीक हो पास, तो गया, असाइनमेंट्स कैसे मैं चेक करूंगा, तो ये भी नहीं है। तो ठीक हो गया। इसका सोल्यूशन ये है कि आप, एक तो ये है कि मार्क आपके साथ साथ मार्क्स जो है वो अपडेट होते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा कि आपकी कहाँ पे लाइक कर रहे हैं आप। और असाइनमेंट्स भी आपको दूंगा, अभी मैं एक असाइनमेंट अपलोड करूंगा, असाइनमेंट भी आपको दूंगा। सर ये तो गलत बात है। क्या गलत बात है? और आप सर आप असाइनमेंट्स की क्विज़ भी ले टेंशन रहे, ना लें, हम असाइनमेंट्स खुद भी ही ले चेक रहे। कर लिया करेंगे। अब मैं, मेरी मर्जी, मैं क्विज भी लूँ, असाइनमेंट भी लूँ, मिड भी लूँ, फाइनल भी लूँ। ठीक है सर। सर मेरा की कोर्स, बात सुन लें, क्या कह रहे हैं सर। हाँ मेरा कोर्स मेरी मर्जी। ये भी सही है सर। सही है सर, बिल्कुल सही है। सर कोर्स तो हमारा भी है ना। टीचर में है ना। सर रोजे रख रहे हैं आप? हाँ जी। माशाल्लाह। क्यों?
रोजा के साथ ठीक, तो आज कुछ भी मैंने नहीं। नहीं रखा ना इस वजह से। क्यों? सर तबीयत बहुत खराब थी। इसके ओए दिन चल रहे हैं। आपको पता है हो गया यूनिवर्सिटी की इमरान याद आ भाई? रही है। अगर आप जिंदगी में एक रोजा छोड़ देते हैं ना जानबूझ के, तो सारी जिंदगी आप रोजे रखते रहना तो उसका कफारा अदा नहीं कर सकते। सर बिल्कुल सर, जान के सही भी कहा थोड़ा है आपने तबीयत सर। बहुत खराब थी। जहन्नमी। क्या इमरान, ये गलत बात है। तो यार रोजा जो है तबीयत ना, बहुत खराब है। अगर आपने रोजा छोड़ दिया ना तो आपने बताना नहीं था हमें। इससे मोटिवेशन मिलती है दूसरे लोगों को, वो भी छोड़ देते हैं। वो कहते हैं लोग रोजा नहीं रखते, मैं आगे रुकूं। तो सर सर छोड़ने की आपने ऐसा मोटिवेशन नहीं क्या कहा। होती है सर? अगर आपने रोजा नहीं रखा तो आप ना बताएं किसी को। ठीक है? रोजा सर रखने का हमारा रोजा हमारी मर्जी। सर नहीं, मजबूरी से रोजा छोड़ना भी पड़ता है। हमें ना आपका दुख होता है। ठीक है, अगर कोई बंदा जो है मलाल। वो अभी गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको रोकना जी चाहिए, जी। बुराई से रोकना चाहिए उसको। ये नहीं है कि वो अगर वो करता रहे बुराई तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं, आप भी जवाबदेह होंगे जब आप कोई चीज़ देखते हैं सर इस तरह की, तो आप भी जवाबदेह होंगे जी। सर, लेकिन जी अगले सर। की मजबूरी सर भी तो हो आजकल सकती है ना जमाना सर, नहीं है उसने किसी तो को गलत रोकने गलत ही वाला छोड़ा सर। होगा। जी जी। मतलब अगर आप वो कहते हैं ना कि ईमान की तीन जो है ना वो डिफरेंट हालतें हैं, सूरतें हैं। पहली ये कि आप अगर आप कोई बुराई देखते हो तो आप उसको हाथ से रोकें। अगर आप में हिम्मत नहीं है इतनी तो आप जुबान से रोकें। अगर आप जुबान से भी नहीं रोक सकते तो आप एटलीस्ट दिल में बुरा ख्याल करें। और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। लेकिन ईमान का इसका मतलब है कि ईमान है लेकिन कमज़ोर तरीन दर्जा है ये कि आप दिल में उसको बुरा ख्याल करें। सर आपने इस्लामियत भी पढ़ाई हुई है? नहीं, इस्लामियात नहीं पढ़ाई हुई, लेकिन इस्लामियात का नॉलेज हम सबको होना चाहिए, हम तो मुस्लिम हैं। अच्छा सर 29 माशाल्लाह। रोजे हैं ना इस दफा भी। सर जब पहले तुम इसको बता दे जब कि तुम कितने 29 रख रोजे। लोगे ना, जब तुम 29 रख लोगे तो 30वां भी रख लोगे, डोंट वरी। और इस दफा कौन सी तुमने ईद सर की वो शॉपिंग 30वां बड़ा मुश्किल होता है सर। कौन सी तुमने ईद की शॉपिंग करनी है जो तुम्हें बाग सर वाले भाई जाना है? जी सर आदिल ने ये तो करनी है है। सर। हाँ, ओके अच्छा स्टूडेंट्स। सर, ये ने हाँ भी करनी लेकिन अपने लिए सर नहीं। प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता दें सर। प्रोजेक्ट लेना आपने या नहीं? आजा दोनों मिलकर करेंगे। फिर ओपन प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा मैं, जरा थोड़ा सा एक वीक सब्र कर लें, नेक्स्ट वीक में बताऊंगा। ठीक है सर सर। जब यूनिवर्सिटी आएंगे तब बता देगा सर, ऐसे ना बता। हाँ जी यूनिवर्सिटी आराम से कौन सा जरा बैठ के। यूनिवर्सिटी पता नहीं अभी इस सेमेस्टर में ऑन होती है कि नहीं होती। क्या सूरत हाल है कोरोना की? सर बढ़ रहे 1200 हैं, अभी ज्यादा ये से ज्यादा बता बढ़ रहे रहे है हैं। हैं। पिछले 24 घंटों सर में। सर जब तक पिछले अच्छी सारी इमदाद नहीं ना इकट्ठी हो जाएगी तब तक सूरत हाल नहीं सही होगी। सर नहीं आप नहीं उस वो दिन कह रहे थे केसी कि 2-3 दिन लगने हैं, बस एक आ जानी है न्यूज, आ जानी है कि सब कुछ ठीक हो गया कोरोना। नहीं नहीं वो ये जो है ना गलत अजम्पशन थी हमारी। वाकई केसेस हैं इधर न्यू हॉस्पिटल में ना, मैंने सुना। हाँ सर कह रहे थे अगले मंथ गवर्नमेंट भी ऐलान नहीं कर देगी, नहीं यूनिवर्सिटी वो आके ना पेपर लेंगे। मुझे कंफर्म जराये से कल पता चला है कि जो है ना न्यू हॉस्पिटल उसमें लाइनें लगी हुई हैं भाई। उधर भी उन्होंने सर सर कतरीन ये से बड़ा चाइना में लंबा तो काम खत्म हो करना है गया अभी तक। ऑलमोस्ट। अच्छा, चाइना में फिर शुरू हो एक गया दिन है। में एक केस आ रहा है बस। एक दिन में एक केस आ रहा है बस। चलें अच्छी बात है। अल्लाह करे इस तरह से ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाए पूरी दुनिया से तो। लेकिन हमारा जो है ना ये इंशाल्लाह ये धूप पड़ना शुरू हो जाएगी ना तो 15 से 20 दिन लगेंगे, हो जाएगा फिनिश, डोंट वरी। सर बाहर अच्छी खासी धूप है और कितनी धूप पड़नी है। अभी कल तो बारिश हो गई है। सर हो धूप सकता तो है इस कोई तरह ही चल रहा है ना आजकल तो। जी सर कंजेक्टिव जब धूप पड़ेगी ना, सर जी, मतलब मेरे पास धूप का मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर टेम्परेचर भी इस टाइम 45 40 प्लस होना चाहिए टेम्परेचर भी। वो बोले से 45 सर पे वो सर मरता है। कितना? सर चूल्हे पे बैठ जाते हैं वो फिर तो नहीं सारे मरेगा, हम कोरोना मर वाले। जाएंगे। कोरोना से हम मर अगर गए। वैसे हमारा भी टेम्परेचर कुछ सर नहीं अगर रहेगा। टेम्परेचर कोरोना से नहीं मरता है मरेगा, तो हम मर जाएंगे। इंसानी जिस्म का भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसका क्या है? नहीं आप तो नहीं आपकी नहीं तो नहीं बहुत एक्स्ट्रा 45 डिग्री सेल्सियस सर कह रहे आप हैं। या तो आप जो है ना पंखे के फैन के नीचे एसी के नीचे बैठे हैं या खुली हवा में बैठे हैं, आप फिर आप पबजी नहा हीट लें। कई सर लोगों के आप पास तो कहना चाह रहे हैं नहरें भी, कोरोना वालों के आगे हीटर लगा दें। हाँ नहर भी है वैसे यहीं कई दफा तो। अब नहरों पे भी छलांग वगैरह लगाएं, उधर नहाएं, आप चिल करें। क्या बात स्ट्रेंजर है। थिंग्स किस तरह जिद निकालते हैं। सर सर्दी सर वो लगती नहर तो इन्होंने खत्म सर करा दी अगर है जब से पानी वो मुंह में डेंगू चला आया जाए। सर नहर डेंगू में आया हुआ था ना सर, वो नहरें खत्म करा दी हैं। तेल जरूर पानी होगी। पूनी सारा निकाल दिया, डेंगू आया था सर इससे पहले। चाह रहे हैं सर अगर कोरोना पानी मुंह में हमें चला जाए बुखार से रोजे की बचना हालत है में सर्दी से। फिर क्या करें। नहीं 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 सर जानबूझ ये के अगर आदिल की आप बात सुनना जानबूझ के चाहिए। अगर नहीं जाता तो फिर बता वो दे नहीं टूटता। अगर आप पी लेते हैं तो वो तो आप मालिक गनीमत है। पानी भी पी लिया सर रोजा अगर भी। नहर में छलांग मारते हैं
फिर तो हाँ पानी जी। जाता है ना मुंह में। नहीं, आप कोशिश ना करें, वैसे चला जाए तो अच्छी बात है आपके लिए। सर जा रहे हैं सर, एक कोरोना बात से, हम ना मरे नहर में, ठंडी नहर में ठंडा होके मर जाए। लो अभी तुम एक बंदा कह रहा है कि हम गर्मी से मर रहे हैं, एक बंदा कह रहा है हम सर्दी से मर रहे हैं, कोई है बात? सर ये ये तो पहाड़ों में रहता होगा ना। ये तो वो गधे सर और एक सवाल है आपसे सर। जी जी, 2 सवाल करें आप। सर वो जो येलो स्टिंग होती है उससे रोजा टूट जाता है पीने से? ये नहीं होती, येलो स्टिंग अल्लाह होती ताला है। तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हें फिर उधर जाके भी येलो पिलाएगा, ठीक है? यार स्टिंग से रोजा टूट जाता है, रेड बुल से नहीं टूटता। ये कौन सी स्ट्रिंग है जिससे रोजा नहीं सही। टूटता? फिर तो सारे जो है ना वो स्ट्रिंग ही पीना शुरू कर देंगे। सर नहीं, चलो, स्टिंग से टूट जाता है रोजा सर। ये बताने वाली बात है। सर मैंने भी सुना है वैसे, वो मुफ्ती साहब कह रहे थे टूट जाता है। अच्छा, और पेप्सी से? सर रेड बुल सर से नहीं पेप्सी से नहीं, टूटता। स्प्राइट से भी नहीं टूटता सर, अच्छा अगर ठंडी ना हो तो। अच्छा, अच्छा, उसको देखना है सर, पीना नहीं है। चले गलत मशवरे ना दें, लोगों के रोजे जो है उनका ख्याल रखें। तो नमाज पढ़ें, रोजा का टाइम हो गया है, तो मैं भी नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ओके भाई, सी यू टुमारो। ओके ठीक है सर, सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। सर ये देखे शॉटगन से मारा है।